हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अभिमन्यु और उदय की बातें सुनकर इप्सिता अपने मन में बहुत कुछ सोच रही थी। इसी बीच उसका ध्यान भंग हुआ क्योंकि वो अभिमन्यु की तरफ देखते हुए चल रही थी और सामने सीढ़ियां थीं। उसने ध्यान नहीं दिया और लड़खड़ा गई। इप्सिता का पैर लड़खड़ाया। इससे पहले कि उदय उसे संभाल पाता, अभिमन्यु ने आगे बढ़कर उसे पकड़ लिया। संभाल कर, अभिमन्यु ने कहा। उदय ने अभिमन्यु को इप्सिता को संभालते देखा। वो रुक गया और मन ही मन बोला, ये देखकर अब हमें यकीन हो गया है कि हमें इप्सिता की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुंवर सा उसे इसी तरह संभाल लेंगे। इप्सिता, आप ठीक है ना? अभिमन्यु ने पूछा। जी, हम ठीक हैं, इप्सिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। फिर वो उदय की तरफ देखकर बोली, उदय भाई, हम चलते हैं। ठीक है, वहां पहुंचकर हमें मैसेज कर देना, बाय। उदय ने प्यार से सिर हिलाकर कहा। अभिमन्यु और उदय ने एक दूसरे से गले मिले और हाथ मिलाए। फिर वे दोनों सीधे फ्लाइट की तरफ बढ़ने लगे। उदयवीर उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुराने लगा। थोड़ी देर में एयरपोर्ट की सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद अभिमन्यु इप्सिता के साथ प्लेन की बिजनेस क्लास में पहुंचा। इप्सिता ने देखा कि बिजनेस क्लास में उन दोनों के अलावा कोई नहीं था। ये देखकर उसे थोड़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने अभिमन्यु से कुछ नहीं पूछा और चुपचाप अपनी सीट पर बैठ गई। उसे पता था कि बिजनेस क्लास काफी महंगा होता था और ज्यादातर लोग इसमें सफर नहीं करते थे। अभिमन्यु और इप्सिता की सीटें अगल-बगल थीं। इप्सिता बहुत खुश लग रही थी। उसने मन ही मन कहा, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा है। हमने तो अपने एग्जाम को लेकर सारी उम्मीद छोड़ दी थी। आखिरकार हमें अपना एग्जाम देने का मौका मिल रहा है, वो भी सिर्फ और सिर्फ मिस्टर अभिमन्यु की वजह से। इप्सिता अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। वो उसे धन्यवाद कहना चाह रही थी। जैसे ही उसने अभिमन्यु की सीट की तरफ देखा, वो खड़ा था और अपना कोट उतार रहा था। उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिससे उसका सीना साफ नजर आ रहा था। अभिमन्यु की बॉडी देखकर इप्सिता एक पल के लिए हैरान हो गई और उसकी नजरें उसके सीने पर ही टिक गईं। अभिमन्यु ने इप्सिता को देखा तो इप्सिता ने तुरंत अपनी नजरें घुमा लीं। उसे इस तरह मुंह घुमाते देखकर अभिमन्यु मुस्कुरा दिया। इप्सिता ने अपनी सीट पर पीछे होते हुए अपना मुंह छुपाया और सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ओह गॉड, पता नहीं हम मिस्टर अभिमन्यु को ऐसे क्यों देख रहे थे। अगर उन्होंने हमें ऐसे खुद को देखते हुए देख लिया तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे। लेकिन हम तो बस उन्हें धन्यवाद कहना चाहते थे और हमने अभी तक धन्यवाद भी नहीं कहा और ऐसी पागलों की तरह अपना मुंह घुमा लिया। हम भी कितने बेवकूफ हैं। इप्सिता ये सब सोच ही रही थी कि प्लेन टेक ऑफ हो गया। थोड़ी देर बाद अभिमन्यु ने इप्सिता की तरफ देखा। बीच में लगा पार्टीशन था। अभिमन्यु ने साइड में लगे बटन को दबाया और पार्टीशन नीचे सरक गया। अब अभिमन्यु को इप्सिता का चेहरा साफ नजर आ रहा था। इप्सिता ने पार्टीशन को गायब होते देखा और अभिमन्यु की तरफ देखने लगी। इप्सिता, आर यू कंफर्टेबल? आपको कुछ चाहिए तो नहीं? अभिमन्यु ने पूछा। नो, आई एम फाइन, इप्सिता ने सिर हिलाते हुए कहा। इप्सिता चुप हो गई। अभिमन्यु ने फिर से वही बटन दबाया और पार्टीशन दोबारा उनके बीच आ गया। अभिमन्यु इप्सिता को असहज नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने पार्टीशन को फिर से बीच में लगा दिया। इप्सिता ने मन ही मन कहा, आई थिंक हमें अभिमन्यु से थोड़ी बात करनी चाहिए। अगर हम इस तरह चुपचाप बैठेंगे तो ये थोड़ा असभ्य लगेगा। और वैसे भी उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, और एक बार नहीं, कई बार। हमने उन्हें अभी तक ठीक से धन्यवाद भी नहीं कहा है। खैर, हमें उनसे कुछ तो बात करनी चाहिए। इतना सोचकर इस बार इप्सिता ने पार्टीशन हटाया। क्या हुआ इप्सिता, कुछ चाहिए क्या आपको? अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखते हुए पूछा। नहीं, वो हमें आपसे कुछ कहना था, इप्सिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, बोलिए, अभिमन्यु ठीक से अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला। इप्सिता ने अभिमन्यु की तरफ देखा। वो भी उसकी तरफ देख रहा था। जैसे ही इप्सिता की आंखें अभिमन्यु की आंखों से मिलीं, वो थोड़ी घबरा गई। उसने तुरंत अपनी नजरें घुमाते हुए कहा, एक्चुअली हमें आपको थैंक यू बोलना था। थैंक यू सो मच, आपने। इप्सिता अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। प्लीज इप्सिता, हमने आपसे कहा था ना कि हमें आपके थैंक यू की जरूरत नहीं है। आप अब हमारी जिम्मेदारी हैं, तो हमें तो आपके बारे में सोचना ही होगा। और अगर हम आपके बारे में नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा? इसलिए आपको हमें कभी भी थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अभिमन्यु ने उसे रोकते हुए कहा। इप्सिता अभिमन्यु की बात सुनकर एक पल के लिए चुप हो गई। वो उसका कोई जवाब नहीं दे पाई।
फिर उसने अभिमन्यु की तरफ देखकर कहा, हम आपसे एक बात पूछें? बिल्कुल, पूछिए ना, अभिमन्यु ने कहा। इप्शिता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा, वो एक्चुअली हमें आपसे ये पूछना था कि आपने हमारे और अपने घर वालों को एग्जाम के लिए कैसे मनाया। हमारा मतलब है कि आपकी माँ को हमारे एग्जाम देने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्या? वो इतनी जल्दी हमारे एग्जाम के लिए मान गईं और हमारे माँ बाप, उन्हें आपने कैसे मनाया? क्योंकि हमने तो अपने माँ बाप से कितनी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन्होंने हमें साफ मना कर दिया था। अभिमन्यु इप्शिता की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। अभिमन्यु बहुत कम हंसता था। इस बार जब वो इप्शिता की तरफ देखकर मुस्कुराया तो इप्शिता उसके चेहरे की तरफ देखती रह गई, क्योंकि अभिमन्यु बिना हंसे जितना हैंडसम लगता था, हंसने पर वो और भी ज्यादा हैंडसम लग रहा था। इप्शिता एक पल के लिए बिना पलके झपकाए उसे देखती रही। अभिमन्यु ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, वो एक्चुअली क्या है ना, हम कुंवरसा हैं तो हमारी बात कोई जल्दी नहीं टालता, और आपके माँ बाप वो तो हमारी कुछ ज्यादा ही इज्जत करते हैं, तो उन्हें मनाना हमारे लिए आसान था। लेकिन हाँ, माँ को मनाना थोड़ा मुश्किल था, लेकिन हमने आपसे जो वादा किया था, इसलिए अपना वादा तो हमें पूरा करना था। जैसे तैसे हमने माँ को भी मान लिया। लेकिन हमें आपकी माँ बहुत स्ट्रिक्ट लगती हैं, गुस्सा भी करती है ना, तो फिर वो आपकी बात कैसे मान गईं? इप्शिता ने पूछा। वो एक्चुअली मुंबई में हमारा एक प्रोजेक्ट है जिस पर हम काम कर रहे थे, और अब वो प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, तो उसी सिलसिले में हमें मुंबई जाना था। तभी हमारे दिमाग में ये बात आई कि आपका कॉलेज मुंबई में ही है, तो फिर हमने थोड़ी रिसर्च की और माँ को प्रोजेक्ट के बारे में बताया, और इसी बहाने हम आपको भी यहाँ पर लेकर आ गए, अभिमन्यु ने बताया। अभिमन्यु जिस तरह से ये सारी बातें बता रहा था, उसने बताया कि किस तरह उसने प्रोजेक्ट का बहाना बनाया और अपनी माँ को समझाने में लग गया। इप्शिता सारी बातें सुनकर खुश हो रही थी और उसने मन ही मन कहा, सच में हमने तो अभिमन्यु को बहुत गलत समझ लिया था। हमें तो ऐसा लग रहा था कि उन्होंने 2 दिन तक हमें कोई कॉल नहीं की, शायद वो अपनी बात भूल गए हैं। लेकिन उन्हें तो सब कुछ याद था, बल्कि वो इन सारी चीजों को लेकर प्लानिंग कर रहे थे कि वो कैसे हमें एग्जाम के लिए ला सकते हैं। सच में अभिमन्यु बहुत अच्छे हैं, उन्होंने हमारी कितनी बार मदद की और हमने एक बार भी उनकी मदद नहीं की, यहाँ तक कि हमने शायद उनके लिए कुछ खास भी नहीं किया। इप्शिता ये सब सोच ही रही थी, तभी अभिमन्यु ने इप्शिता के चेहरे के आगे अपना हाथ लहराते हुए कहा, क्या बात है इप्शिता, अब फिर से क्या सोचने लगी आप? नहीं, कुछ नहीं, वो बस आपने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमने तो कभी कुछ नहीं किया आपके लिए, और आप हमें ठीक से धन्यवाद नहीं बोलने देते, इसीलिए बस हमें ऐसा लग रहा है जैसे कि हम बहुत स्वार्थी हैं। इप्शिता ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा। ये बात बोलते हुए इप्शिता थोड़ी मायूस हो गई। अभिमन्यु ने उसे समझाते हुए कहा, अरे नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, और आप इतना क्यों सोच रही हैं इस बारे में? वैसे भी अब तो सबने परमिशन दे दी, और अगर आप स्वार्थी होती तो शायद सबकी परमिशन मिलने का इंतजार नहीं करती, पहले ही चली जाती अपने एग्जाम देने के लिए। और वैसे भी कुछ चीजें हमारी जिंदगी में ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, शायद आपके लिए आपकी पढ़ाई होगी। अभिमन्यु की ये बातें सुनकर इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हाँ में हिला दिया। उसकी सारी बातें उसे सही लग रही थीं, लेकिन अभिमन्यु इतना समझदार होगा ये उसे नहीं पता था। वो उससे ज्यादा प्रभावित हो चुकी थी, इसलिए बिना कुछ बोले चुपचाप उसकी तरफ देखती ही जा रही थी। तभी अभिमन्यु ने उसका नाम लेकर बुलाया, लेकिन इप्शिता खोई हुई थी। अभिमन्यु ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, फिर से कहीं खो गई आप? ऐसे क्या सोचने लगती हैं बीच बीच में बात करते हुए? अभिमन्यु का हाथ जैसे ही इप्शिता के हाथ पर लगा, वो चौंक गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। 57। अभिमन्यु ने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और बोला, फिर से कहीं खो गई आप? ऐसे क्या सोचने लगती हैं बीच बीच में बात करते हुए? अभिमन्यु का हाथ जैसे ही इप्शिता के हाथ को छुआ, वो एकदम चौंक गई और उसकी तरफ देखते हुए बोली, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। उसके ऐसे मना करने पर अभिमन्यु थोड़ा कंफ्यूज होकर इप्शिता की तरफ देखने लगा। इप्शिता ने मुस्कुराकर अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। अभिमन्यु भी कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर बाद एक एयर होस्टेस आई और उसने उन दोनों को रात का डिनर दिया। डिनर करने के बाद इप्शिता अपने मोबाइल फोन में किसी को कुछ मैसेज कर रही थी। अभिमन्यु भी चुपके से उसकी तरफ देख रहा था, लेकिन उसने इप्शिता से कुछ नहीं पूछा,
क्योंकि ना तो इस बार इप्शिता ने कोई रुकावट डाली और ना ही अभिमन्यु ने। इसलिए वे दोनों एक दूसरे को पूरी तरह से देख पा रहे थे। अभिमन्यु आज काफी सारी मीटिंग्स और बाकी सारा काम खत्म करने के बाद एयरपोर्ट पहुंचा था। वो काफी थका हुआ था, इसलिए वो चुपचाप वहीं आंखें बंद करके लेट गया। लेकिन इप्शिता, जो मुंबई पहुंचने के लिए काफी उत्साहित थी, उसकी आंखों में जरा सी भी नींद नहीं थी। अभिमन्यु जैसे ही अपनी आंखें बंद करके सीट पर लेटा, कुछ देर बाद ही उसे नींद आ गई। इप्शिता ने जब अपना मोबाइल फोन साइड में रखा तो फिर वो अभिमन्यु की तरफ देखने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अभिमन्यु सो रहा है। इसलिए वो आराम से अपने गाल पर हाथ रखकर अभिमन्यु की तरफ बड़ी प्यार भरी नजरों से देखने लगी। उसे अभिमन्यु की कई बातें याद आ रही थीं और जितनी बार भी अभिमन्यु ने उसकी मदद की थी, वो सब कुछ याद करके वो मन ही मन मुस्कुराती जा रही थी। अभिमन्यु की तरफ देखते हुए इप्शिता ने अपने मन में कहा, पता नहीं क्यों पहले मीटिंग में इतना रूखा व्यवहार किया था, जबकि असल में तो मिस्टर अभिमन्यु बिल्कुल भी ऐसे नहीं हैं। सगाई से लेकर अब तक कितनी बार मदद की है इन्होंने मेरी, और वो भी बिना एहसान जताए। यहाँ तक कि मुझे थैंक यू भी नहीं बोलने देते। नंदिनी सही कहती है, शायद सच में मैं बहुत लकी हूँ जो अभिमन्यु मेरे लाइफ पार्टनर बनने वाले हैं। कम से कम समझदार तो हैं, हर चीज को समझते हैं, और क्या चाहिए हमें। ये सब कुछ इप्शिता अभिमन्यु के बारे में ही सोच रही थी और तभी अचानक उसे कुछ ध्यान आया। वो अपनी सीट पर एकदम सीधी होकर बैठी और खुद से बोली, अरे ये सब क्या सोच रही हूँ मैं, पागल तो नहीं हो गई कहीं? और सिर्फ मैं ही क्यों, वो भी तो लकी हैं जो मैं उन्हें मिल रही हूँ। इतना बोलते हुए इप्शिता ने एक पल के लिए कुछ सोचा और फिर बोली, नहीं, लेकिन हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। यहाँ तक कि हम तो उनकी लाइफ में क्या चल रहा है ठीक से ये भी नहीं जानते, क्योंकि अपनी कोई प्रॉब्लम अभिमन्यु कभी हमें बताते ही नहीं है, या फिर शायद हमने भी तो कभी नहीं पूछा। लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब हमें जब भी मौका मिलेगा हम उनसे उनकी लाइफ और प्रॉब्लम के बारे में जरूर बात करेंगे। अपनी आने वाली लाइफ के बारे में ये सब कुछ सोचते हुए थोड़ी देर बाद इप्शिता को भी नींद आ गई। उसने आंखें बंद कर लीं और लगभग 2 घंटे बाद अनाउंसमेंट हुआ कि फ्लाइट आधे घंटे में मुंबई पहुंच जाएगी। अनाउंसमेंट सुनते ही इप्शिता की आंख खुली और वो अपनी सीट से उठकर वॉशरूम चली गई। अभिमन्यु अभी भी नींद में था। इप्शिता वॉशरूम से वापस आई, तब तक उन दोनों को फिर से कुछ स्नैक्स खाने के लिए परोसे गए और थोड़ी ही देर में प्लेन मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड हो गया। वे लोग मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे और अभिमन्यु इप्शिता के साथ ही एयरपोर्ट से बाहर निकला ही था कि उसने देखा वहां एयरपोर्ट के एंट्रेंस गेट पर एक बड़ी सी कार खड़ी थी और एक ड्राइवर अभिमन्यु के नाम का पोस्टर लेकर वहां खड़ा हुआ था, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में कुंवर सा अभिमन्यु राजवंशी ऐसा नाम लिखा हुआ था। अपने नाम का पोस्टर देखकर अभिमन्यु खुद ही उस ड्राइवर के पास चला गया और इप्शिता भी उसके पीछे पीछे ही आ गई। अभिमन्यु को आते देखकर वो ड्राइवर धीरे से अपना सिर झुकाकर बोला, वेलकम कुंवर सा। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखकर कहा, अरे हम अपने राजमहल में नहीं हैं, ये मुंबई है, यहाँ पर आप हमें सर कहकर बुलाइए। अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात कही, उस आदमी ने तुरंत हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके सर, आपके लिए ये हमारी कार है, आप अंदर बैठिए, हम अभी आपका सामान रखते हैं। इतना बोलकर वो ड्राइवर जल्दी से कार के पास आया। उसने कार का दरवाजा खोला और अभिमन्यु ने पहले इप्शिता को कार में बैठने के लिए कहा। जैसे ही इप्शिता कार में बैठी, अभिमन्यु भी उसके बगल में बैठ गया और वो ड्राइवर उन दोनों का सामान कार की डिग्गी में रख रहा था। इप्शिता ने कार में बैठते ही अपने मन में चल रहा सवाल पूछा, आप यहाँ पर कहाँ रहने वाले हैं? अभिमन्यु ने उसकी बात का जवाब दिया, यहाँ पर मुंबई में भी हमारा एक विला है, वहीं रहेंगे हम। इप्शिता ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, ओके, तो क्या आप हमें हमारे हॉस्टल तक छोड़ सकते हैं? अभिमन्यु ने जैसे ही ये बात सुनी, उसने थोड़ी हैरानी से कहा, लेकिन आप हॉस्टल में क्यों रहेंगी? आप तो हमारे साथ हमारे विला में रहेंगी ना। जैसे ही इप्शिता ने ये बात सुनी, वो शॉक्ड होते हुए बोली, क्या? लेकिन हम आपके साथ विला में कैसे रह सकते हैं? अभिमन्यु ने इप्शिता की बात सुनकर कहा, क्यों नहीं रह सकती? क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है? और वैसे भी हम आपको यहाँ पर अपनी जिम्मेदारी से लाए हैं, तो हम आपको हॉस्टल में अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? इप्शिता ने कहा, लेकिन हम हॉस्टल में अकेले नहीं रहेंगे, वहाँ पर हमारी सारी दोस्त हैं, और सबसे बड़ी बात नंदिनी, वो हमारी रूममेट है, हम उसके साथ रहेंगे और वहाँ से हमें एग्जाम देने में भी ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि
यूनिवर्सिटी कैंपस वहां से पास में ही है। अभिमन्यु कुछ बोलने ही जा रहा था कि तभी उसका फोन बजा। अभिमन्यु ने तुरंत अपने मोबाइल फोन की चमकती स्क्रीन की तरफ देखा, जिस पर कोई ऑडियो कॉल नहीं बल्कि वीडियो कॉल आ रहा था। वो कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसकी माँ का था। अभिमन्यु ने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। माँ ने जैसे ही अभिमन्यु की तरफ देखा, उन्होंने पूछा, गुड मॉर्निंग अभिमन्यु, क्या आप मुंबई पहुंच गए हैं? अभिमन्यु ने कहा, गुड मॉर्निंग माँ, हाँ, हम बस अभी अभी एयरपोर्ट से बाहर निकले हैं और अभी कार में ही हैं। माँ ने पूछा, रास्ते में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? अभिमन्यु ने बहुत ही आराम से कहा, नहीं माँ, कोई परेशानी नहीं हुई है, हम लोग अच्छे से यहाँ पहुँच गए हैं। माँ ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने कहा, इप्शिता कहाँ है, हमारी उनसे बात कराइए। इप्शिता ने भी ये बात सुन ली और वो जल्दी जल्दी अपने बाल ठीक करने लगी। अभिमन्यु उसे ऐसा करते देखकर मन ही मन मुस्कुराया और उसने फोन का कैमरा इप्शिता की तरफ घुमा दिया। इप्शिता ने अपने हाथ जोड़ते हुए कहा, गुड मॉर्निंग आंटी, कैसी हैं आप? माँ इप्शिता की तरफ देखकर बोली, हम ठीक हैं इप्शिता, पर आपको अभिमन्यु के साथ ही रहना है, याद रखिएगा। अब आप सिर्फ अपने घर की बेटी नहीं बल्कि राजवंशी परिवार की बहू भी बनने वाली हैं, इसलिए आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जल्दी से अपने एग्जाम खत्म करिए और यहाँ उदयपुर वापस आइए। इप्शिता ने धीरे से अपना सिर हिला दिया और माँ ने अभिमन्यु की तरफ देखते हुए कहा, अभिमन्यु, जैसे ही आप विला पहुँचेंगे हमसे फिर से बात करिएगा, हमें आपसे कुछ और जरूरी बात करनी है। अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और उसने चुपचाप कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इप्शिता माँ की बात सुनकर थोड़ा सोच में पड़ गई थी। इप्शिता को ऐसे सोच में डूबा हुआ देखकर अभिमन्यु ने उससे पूछा, अब बताइए इप्शिता, क्या आप अभी भी हॉस्टल जाने की बात सोच रही हैं? इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर कुछ नहीं बोली और अभिमन्यु ने कहा, हम जानते हैं आप शायद अभी हमारे साथ रहने में सहज नहीं रहेंगी, लेकिन आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हमारे कमरे अलग अलग रहेंगे। इप्शिता ने अभिमन्यु के मुंह से जैसे ही बात सुनी, उसने धीरे से ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हम तो बस इसलिए हॉस्टल जाने के लिए कह रहे थे क्योंकि हम हमेशा से यहाँ हॉस्टल में ही रहे हैं, तो हम वहाँ थोड़े सहज रहते हैं और वहाँ से हमारा कॉलेज भी 5 मिनट की दूरी पर ही है, इसलिए हमें ज़्यादा टेंशन नहीं होती कहीं और से एग्ज़ाम के लिए जाते समय कहीं हम ट्रैफिक में फंस कर लेट न हो जाएं। आपको नहीं पता मुंबई का ट्रैफिक। अभिमन्यु ने इप्शिता की ये बात सुनकर कहा, अगर आप एग्जाम को लेकर इतना परेशान हो रही हैं तो आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, हम खुद आपको आपके एग्जाम में छोड़ने चलेंगे और वो भी समय से पहले ही पहुंचेंगे, जिससे कि आप लेट ना हो और शाम को आपके एग्जाम खत्म होते ही आपको वापस भी ले आएंगे। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर कुछ बोलने जा रही थी लेकिन बोल नहीं पाई। तभी अभिमन्यु ने उसे समझाते हुए कहा, प्लीज इप्शिता, हमारी बात समझने की कोशिश करिए। आपके माँ बाप और हमारी माँ सब ने हम पर बहुत भरोसा किया है और उन सब के विश्वास पर ही हम आपको यहाँ पर लेकर आए हैं। और सोचिए, अगर हम विला अकेले गए और आप अगर हमारे साथ न हुई और अगर जिस तरह से अभी माँ ने आपसे बात करने के लिए कहा था, अगर उन्होंने विला में ऐसी बात करने के लिए कहा तो फिर हम क्या करेंगे? और हम आपके माँ बाप और हमारी माँ दोनों में से किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ सकते। इप्शिता अभिमन्यु की बात समझ गई और उसने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, फिर जैसा आपको ठीक लगे। इप्शिता इतना बोलकर कुछ सोचने लगी। उसे फिर से सोचते हुए देखकर अभिमन्यु ने कहा, आप अपने एग्जाम की टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर एग्जाम में लेट होने की ही बात है तो हम आपको एग्जाम के एक दिन पहले हॉस्टल छोड़ देंगे। आप एग्जाम आराम से दे लीजिएगा, फिर हम आपको वापस यहाँ ले आएंगे। ये ठीक रहेगा। इससे आप नंदिनी के साथ भी रह लेंगी और आपको अपने एग्जाम देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप हमारे साथ भी रह लेंगे, जिससे माँ और आपके माँ बाप को भी हम पर विश्वास रहेगा कि आप हमारा पूरा ध्यान रख रहे हैं। अभिमन्यु का ये आइडिया सुनते ही इप्शिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, ये सही रहेगा। इप्शिता को इस तरह मुस्कुराते देखकर अभिमन्यु ने धीरे से अपना सिर हिलाते हुए कहा, तो फिर ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। अब तक ड्राइवर भी सारा सामान डिग्गी में रखकर अपनी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ गया था। अभिमन्यु ने ड्राइवर की तरफ देखते हुए कहा, चलिए विला चलिए, हम यहाँ से सीधे विला चलेंगे। ड्राइवर ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो सीधे विला की तरफ जाने वाले रास्ते पर ही गाड़ी चलाने लगा। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। ड्राइवर गाड़ी चलाते हुए सीधे एक बड़े से विला के बाहर आकर रुका। उस विला के बाहर एक काफी बड़ा सा गार्डन था। विला का मेन गेट ऑटोमेटिक सिस्टम पर था। जैसे ही कार विला के मेन गेट पर आकर रुकी, वो गेट अपने आप ही ओपन हो गया। उसके खुलते ही ड्राइवर कार अंदर ले आया। इप्शिता खिड़की से बाहर की तरफ उस पूरे विला को देख रही थी, जो दिखने में बड़ा ही खूबसूरत लग रहा था। इप्शिता उस विला और उसके आसपास की हर चीज को देखकर मुस्कुराती जा रही थी। अभिमन्यु इप्शिता को खुश देखकर बोला, क्या बात है इप्शिता, क्या सोच रही हैं आप? अभिमन्यु की आवाज सुनकर इप्शिता उसकी तरफ देखते हुए बोली, कुछ नहीं, हम तो बस यही देख रहे थे कि आपका ये विला वाकई में बहुत खूबसूरत है। हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुंबई में भी आपकी प्रॉपर्टीज होंगी। अभिमन्यु इप्शिता की बात सुनकर बस हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही कार उस विला के सामने आकर रुकी, तभी भागता हुआ एक आदमी आया और उसने जल्दी से कार का दरवाजा खोला। पहले अभिमन्यु बाहर निकला और फिर इप्शिता। इप्शिता के हाथ में अपना छोटा सा बैग था और उसके अलावा उसके पास और कुछ भी नहीं था। वो अपना पर्स लेकर अभिमन्यु के साथ साथ थोड़ा आगे बढ़ी थी। तभी उस आदमी ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, वेलकम कुंवर सा, जैसा कि आपने कहा था, हमने विला को बिल्कुल वैसे ही अरेंज कर दिया है। मैडम जी का कमरा भी बिल्कुल सही से डेकोरेट कर दिया है। आप लोग अंदर चलिए। वो आदमी उस विला की देखभाल करने वाला आदमी था। जैसे ही इप्शिता और अभिमन्यु विला के अंदर गए, उन्होंने देखा वो विला बिल्कुल मॉडर्न तरीके से बना हुआ था। इप्शिता को इन सब चीजों की आदत थी, तो उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। वो सब चीजें उसे जानी पहचानी सी लग रही थीं। अभिमन्यु विला के हॉल में बैठ गया। उसे ऐसे बैठे देखकर इप्शिता भी उसके बगल में, लेकिन थोड़ी सी दूरी पर बैठ गई। तभी एक अधेड़ उम्र की औरत किचन से बाहर निकली। उनके हाथ में ठंडे पानी का ग्लास था। उन्होंने उसे टेबल पर रखते हुए कहा, कुंवर सा, पानी? अभिमन्यु ने उस अधेड़ उम्र की औरत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे शांता काकी, कैसी हैं आप? वो औरत मुस्कुराते हुए बोली, बस ठीक हूँ कुंवर सा, आपकी और रानी सा की दया है। वैसे यही है क्या राजवंशी परिवार की होने वाली बहू, रानी सा? अभिमन्यु ने हाँ में अपना सिर हिलाया और इप्शिता उनकी तरफ देखकर मुस्कुराई। वो औरत बड़ी ही प्यार भरी नजरों से इप्शिता की तरफ देखकर बोली, बहुत सुंदर है आप बहू रानी सा। अभिमन्यु उनकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए बोला, अरे काकी, अभी हमारी शादी हुई नहीं है, आप इप्शिता को मैडम या उनके नाम से भी बुला सकती हैं। अभिमन्यु की बात सुनते ही शांता ने जल्दी जल्दी अपना सिर ना में हिलाते हुए कहा, अरे नहीं नहीं कुंवर सा, कैसी बात कर रहे हैं आप? और वैसे भी अगर शादी नहीं हुई है तो कुछ दिनों बाद तो हो ही जाएगी, है ना? अभिमन्यु कुछ बोलने जा ही रहा था कि तभी इप्शिता ने अभिमन्यु और उनके बीच में बोलते हुए कहा, इट्स ओके आंटी, आपको जो ठीक लगे आप बोल दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इप्शिता की बात सुनकर अभिमन्यु उसकी तरफ बड़ी प्यार भरी नजरों से देखने लगा, तो उसने अपनी पलकें झुका दीं। इप्शिता ने पानी का ग्लास उठाया और पानी पीकर उठकर खड़े होते हुए बोली, शांता आंटी, हमारा रूम कौन सा है? एक्चुअली हमें फ्रेश होना था। शांता इप्शिता की बात सुनकर उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, आप दोनों हमारे साथ चलिए, हम आप दोनों को आपका कमरा दिखा देते हैं। अभिमन्यु उठकर खड़ा हुआ और इप्शिता के साथ सीधे सीढ़ियां चढ़कर ऊपर की तरफ जाने लगा। पहले फ्लोर पर पहुंचते ही सीढ़ियों की राइट साइड में बने 2 बड़े मास्टर बेडरूम थे। उनमें से एक बेडरूम के अंदर जाकर शांता ने चारों तरफ देखते हुए कहा, बहू रानी सा, ये आपका कमरा है। आपकी जरूरत का सारा सामान यहाँ पर है और थोड़ी देर में हम आपके कपड़े भी सेट कर देंगे। अभिमन्यु इप्शिता के पास आकर बोला, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप शांता काकी से उस बारे में पूछ सकती हैं, शांता काकी बहुत अच्छी हैं। अभिमन्यु की ये बात सुनकर इप्शिता उनकी तरफ देखकर धीरे से मुस्कुरा दी। तभी शांता अभिमन्यु के साथ बाहर निकली और उसने इप्शिता के जस्ट बगल वाला रूम अभिमन्यु को दिखाते हुए कहा, कुंवर सा, हमने आपका सामान बहुरानी के बगल वाले रूम में रखा है। उन्हें अगर किसी चीज की परेशानी हो तो वो आपको बता सके। हमने ठीक किया ना? अगर आपको ये रूम नहीं चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम आपके लिए दूसरा रूम अरेंज करवा देंगे। अभिमन्यु ने कहा, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है काकी, ये रूम ठीक है। शांता अभिमन्यु को वहीं उसके रूम में छोड़कर वहां से बाहर निकल गई और अभिमन्यु फ्रेश होने के लिए वॉशरूम के अंदर चला गया। वहीं इप्शिता फ्रेश होकर बाहर निकल आई और उसे अब काफी अच्छा लग रहा था।
वो वहीं बेड पर आराम से बैठ गई। उसने अपना मोबाइल फोन उठाया और कहा, सबसे पहले काम करते हैं, उदय भाई को मैसेज कर देते हैं कि हम यहाँ पर सही सलामत पहुँच गए हैं, वरना वो बेकार में ही परेशान हो रहे होंगे। इप्शिता इतना बोलकर उदय को मैसेज करने लगी। जैसे ही उदय ने उसका मैसेज देखा, उसने तुरंत उसे कॉल बैक करते हुए कहा, हाँ ईशु, आप ठीक से पहुँच गई ना? इप्शिता ने कहा, हाँ भाई, हम यहाँ पर मिस्टर अभिमन्यु के साथ हैं। उनका यहाँ पर एक विला है और हम यहीं पर रुकने वाले हैं। उदय ने थोड़ा कंफ्यूज होते हुए पूछा, लेकिन ईशु, आप तो वहाँ अपने हॉस्टल में रुकने वाली थी ना, और आप हॉस्टल नहीं जाएंगी तो फिर वहाँ से आपको एग्जाम देने में प्रॉब्लम नहीं होगी? इप्शिता ने कहा, नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक्चुअली अभिमन्यु ने हमसे कहा है। जैसे ही हम एयरपोर्ट से बाहर निकले, वैसे ही अभिमन्यु की मासा का फोन आया था। इप्शिता ने उदयवीर को पूरी बात बता दी कि किस तरह से मासा का फोन आया और उन्होंने इप्शिता से जो बात की और अभिमन्यु ने जो कहा, सब बात उदय को बता दी। उदय उसकी पूरी बात बड़े ही ध्यान से सुन रहा था। उसने इप्शिता की पूरी बात सुनकर कहा, ठीक है ईशु, आप थोड़ा आराम कर ले, हम आपसे बाद में बात करते हैं। एक्चुअली हमें एक मीटिंग अटेंड करनी है और उसके बाद कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी प्रेजेंटेशन बनानी है। जैसे ही हम फ्री होंगे, हम आपको दोबारा कॉल करेंगे, ओके? इप्शिता ने कहा, ठीक है भाई, जाइए आप। इतना बोलकर इप्शिता ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। तभी इप्शिता की नज़र नंदिनी के नंबर पर गई और उसने तुरंत नंदिनी को कॉल किया। नंदिनी ने जैसे ही इप्शिता का फोन आते देखा, उसने तुरंत उसका कॉल रिसीव करते हुए कहा, हेलो ईशु, कहाँ है तू? यहाँ पहुँची या नहीं? इप्शिता ने नंदिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ पहुँच गए हैं हम, अभी फ्रेश होकर बैठे हैं तो हमने सोचा आपसे बात कर लें। नंदिनी उसकी बात सुनकर कंफ्यूज होते हुए बोली, एक मिनट, क्या कहा तुमने? तुम फ्रेश हो गई हो? तुम कहाँ रुकी हो? क्योंकि मैं तो सुबह से हॉस्टल में हूँ, आज मैं कहीं भी बाहर नहीं गई, तो तुम यहाँ पहुँची नहीं, फिर कहाँ तुमने स्टे कर लिया? नंदिनी थोड़ी सी कंफ्यूज हो गई थी। तभी इप्शिता ने उसकी कंफ्यूजन दूर करते हुए कहा, अरे आप इतनी कंफ्यूज क्यों हो रही हो? हमारी बात ध्यान से सुने। एक्चुअली हम अभिमन्यु के साथ आए हैं, तो उनकी मासा ने हमें एक साथ ही रहने के लिए कहा है, इसलिए हम उनके विला में उनके साथ हैं। नंदिनी ने जैसे ही ये बात सुनी, वो बिल्कुल शॉक्ड होते हुए बोली, क्या तुम जीजू के साथ हो? यार, मैंने तो सुना था कि लोग कहते हैं कि शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ नहीं रहते, लेकिन तेरे ससुराल वाले तो बड़े ही मॉडर्न सोच के लग रहे हैं, एक साथ रहने की परमिशन दे दी। इप्शिता ने नंदिनी को डांटते हुए कहा, जैसा आप सोच रही हैं वैसा नहीं है। एक्चुअली हम और अभिमन्यु अलग अलग रूम में हैं, बस हमें उनके साथ रहना है, इतना बोला था हमने, एक ही रूम में नहीं रह रहे। आप हर चीज को गलत तरीके से क्यों सोचने लगती हो? क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। नंदिनी कुछ भ्रमित हो गई थी। तभी इप्शिता ने उसकी भ्रांति दूर करते हुए कहा, अरे आप इतनी भ्रमित क्यों हो रही हैं? हमारी बात ध्यान से सुने। वास्तव में हम अभिमन्यु के साथ आए हैं और उनकी माँ ने हमें साथ रहने के लिए कहा है, इसलिए हम उनके विला में उनके साथ हैं। नंदिनी ने ये बात सुनते ही आश्चर्य से कहा, क्या तुम जीजू के साथ हो? यार, मैंने तो सुना था कि शादी से पहले लड़का लड़की एक साथ नहीं रहते, लेकिन तेरे ससुराल वाले तो बड़े ही आधुनिक सोच के लग रहे हैं, एक साथ रहने की अनुमति दे दी। इप्शिता ने नंदिनी को फटकारते हुए कहा, चुप रह नंदिनी, जैसा तुम सोच रही हो वैसा नहीं है। वास्तव में हम और अभिमन्यु अलग अलग कमरों में हैं, बस हमें उनके साथ रहना है, इतना ही कहा गया था। एक ही कमरे में नहीं रह रहे हैं। तुम हर चीज को गलत तरीके से क्यों सोचने लगती हो? इप्शिता के डांटने पर नंदिनी हंसते हुए बोली, अच्छा, मुझे तो कुछ और ही लग रहा था। खैर, तो फिर ये बताओ, तुम मुझसे मिलने आओगी या नहीं? इप्शिता ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल आएंगी, एग्जाम देने तो हमें आना ही है, फिर भी हम उससे पहले एक बार हॉस्टल भी आएंगी तुमसे मिलने, क्योंकि हमें अपना आईडी कार्ड और एडमिट कार्ड भी लेना है। वैसे तुम भूली तो नहीं हो ना, तुमने हमारा एडमिट कार्ड ऑफिस से कलेक्ट कर लिया था ना? नंदिनी ने उत्तर दिया, हाँ, तुम्हारे भाई का फोन आया था ना, तो मैंने दोनों चीजें कलेक्ट कर ली हैं और बहुत संभाल कर रखा हुआ है। ठीक है, तो फिर मुझे ये बताओ कि हम कब मिल रहे हैं? नंदिनी की बात सुनकर इप्शिता ने थोड़ा सोचते हुए कहा, आज तो मिलना शायद मुश्किल होगा, क्योंकि हम अभी कुछ देर पहले ही यहाँ पर आए हैं, लेकिन हाँ, हम कल तुमसे मिलने जरूर आएंगी, क्योंकि आज हमें थोड़ी थकान भी हो रही है, तो हम थोड़ी देर आराम करने जा रहे हैं। नंदिनी ने भी उसकी बात मानते हुए कहा, ठीक है, तुम आराम से रेस्ट कर लो। वास्तव में मैं भी थोड़ा पढ़ रही थी, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी।
नंदिनी ने इतना बोलकर कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया और इप्शिता ने भी अपना फोन वहीं साइड में रखकर आराम से लेट गई। उसे काफी थकान हो रही थी तो वो थोड़ी देर के लिए सो गई। दोपहर में काफी देर तक इप्शिता सोती रही। शांता उसके कमरे में ही उसे खाना देने आई। इप्शिता को जैसे ही किसी के आने की आहट हुई, उसकी नींद टूट गई और वो उठकर बैठ गई। उसने देखा कि सामने शांता खड़ी थीं। शांता ने खाने की ट्रे टेबल पर रखते हुए कहा, बहुरानी सा, ये आपका खाना है। हमने सारा खाना कुंवर सा की पसंद का बनाया है, क्योंकि हमें पता नहीं था कि आप क्या खाती हैं और क्या नहीं। अगर आपको इनमें से कुछ नहीं खाना है तो बता दीजिएगा, हम दूसरा खाना बना देंगे। और रात के खाने में आपको क्या खाना है वो भी बता दीजिएगा। इप्शिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हमारे लिए आपको कुछ भी अतिरिक्त करने की जरूरत नहीं है काकी। आप जो भी बनाएंगी हम खा लेंगे। शांता थोड़ी सी हैरान हो गई और उसने अपने मन में कहा, इतने बड़े परिवार की बेटी होने के बावजूद भी बहुरानी सा के कोई नखरे नहीं हैं। ये बात तो हमें हजम नहीं हो रही। हो सकता है शायद वो अभी सहज नहीं है, इसीलिए शायद वो कुछ बोल नहीं रही हैं। इप्शिता शांता को इस तरह सोचते देखकर बोली, आपको कुछ कहना है क्या हमसे? शांता ने सिर हिलाया और चुपचाप उसके कमरे से बाहर चली गई। इप्शिता ने खाने की ट्रे की तरफ देखा और उसकी नजर घड़ी पर गई। उसने देखा दोपहर के 2 बज रहे थे। इप्शिता ने समय देखते हुए कहा, हमने तो सोचा था हम थोड़ी देर के लिए झपकी लेंगे, लेकिन हमारी तो आंखें काफी देर तक लगी रहीं। हम इतनी देर तक सोते रहे। खैर, कोई बात नहीं, वैसे भूख तो लगी है। एक काम करते हैं, फ्रेश होकर पहले खाना खा लेते हैं। वहीं अभिमन्यु जिस प्रोजेक्ट के लिए वहां आया था वो उसी को लेकर काफी व्यस्त था, लेकिन फिर भी उसने ही इप्शिता के कमरे में खाना भेजने के लिए शांता को कहा था। इप्शिता फ्रेश होकर आई और खाना खाने के लिए बैठ गई। उसने खाने की एक निवाला लेते ही कहा, वाह, खाना तो सच में बहुत स्वादिष्ट बना है, बिल्कुल घर जैसा खाना लग रहा है। इप्शिता जल्दी जल्दी खाना अपनी प्लेट में निकालकर खाने लगी। खाना खाते वक्त उसे अभिमन्यु का ध्यान आया और उसने अपने मन में कहा, पता नहीं मिस्टर अभिमन्यु ने खाना खाया होगा या नहीं। क्या करूं, उन्हें फोन करके पूछूं क्या? इप्शिता ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, हम क्यों पूछें, और वैसे भी उन्होंने भी खा ही लिया होगा अब तक। ऐसा तो नहीं है कि उनके घर वाले हैं और उनके ही नौकर हैं, तो क्या उन्हें ही खाना देने नहीं जाएंगे? इप्शिता इतना सोचकर दोबारा खाना खाने लगी। इप्शिता ने किसी तरह खुद को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं माना, तो उसने अपने आप से कहा, मुझे लगता है हमें उनसे एक बार पूछ लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने हमारी इतनी मदद की है, और अगर हम उनके बारे में थोड़ी सी चिंता दिखा देंगे तो शायद उन्हें भी अच्छा लगे और वो हमें स्वार्थी न समझें। इप्शिता को कहीं न कहीं अभिमन्यु की थोड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए उसने अपना खाना रोका और अपना मोबाइल फोन उठाकर अभिमन्यु को कॉल कर दिया। अभिमन्यु इप्शिता का नंबर देखकर कॉल रिसीव करते हुए बोला, हाँ इप्शिता, क्या बात है, आपको कुछ चाहिए था क्या? इप्शिता ने कहा, नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, वो एक्चुअली हमने आपसे कुछ पूछने के लिए कॉल किया है। अभिमन्यु ने कहा, हाँ बोलिए, क्या पूछना है आपको? इप्शिता ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, वो एक्चुअली हमें पूछना था, क्या आपने लंच कर लिया? अभिमन्यु ने कहा, हाँ, शांता काकी ने हमें हमारे कमरे में ही लंच दे दिया था, तो हमने ही उनसे कहा था कि वो आपको भी लंच ले जाकर आपके कमरे में ही दें। आप लंच कर लीजिए, क्योंकि जब हमने लंच किया था तो आप सो रही थीं, इसलिए हमने आपको नींद से जगाना ठीक नहीं समझा और आपका खाना आपके कमरे में भेज दिया। आप आराम से लंच कर लीजिए, हम शाम तक डिनर से पहले विला पहुंच जाएंगे। इप्शिता ने ये बात सुनते ही हैरानी से पूछा, मतलब आप विला में नहीं हैं? अभिमन्यु ने उत्तर दिया, नहीं, एक्चुअली हम अपने जिस प्रोजेक्ट के लिए आए हैं उसका काम कैसा चल रहा है ये चेक करने के लिए हम साइट पर आ गए थे। पहले हमने सोचा कि हम आपको बता दें, लेकिन आप सो रही थीं, इसलिए हमने आपको नींद से जगाना ठीक नहीं समझा। इप्शिता अभिमन्यु की बात सुनकर अपने मन में बोली, अभिमन्यु जिम्मेदार और परिपक्व होने के साथ साथ बहुत मेहनती भी है। अपने मन में ये सब कुछ सोचते हुए इप्शिता चुप हो गई। थोड़ी देर तक इप्शिता ने कुछ नहीं बोला तो अभिमन्यु ने पूछा, आपको और कुछ कहना है? एक्चुअली हम अभी कुछ जरूरी काम कर रहे थे, अगर आपको कुछ पूछना नहीं है तो हम फोन रखें। इप्शिता ने कहा, क्षमा करें, हमने आपको परेशान कर दिया। अभिमन्यु ने कहा, नहीं, आपको क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, हम बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए, आप आराम से लंच कर लीजिए। इप्शिता ने हामी भरी और अभिमन्यु ने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर वो खाना खाने में व्यस्त हो गई। वहीं दूसरी ओर
अभिमन्यु जो अपने केबिन में बैठा था वो अपने मोबाइल फोन की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। उसने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, क्या हम भी मूर्खों की तरह मुस्कुरा रहे हैं, बल्कि हमें तो अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। इतना बोलकर अभिमन्यु ने फोन वहीं साइड टेबल पर रख दिया और अपने काम में व्यस्त हो गया। अपना काम पूरा करते करते कब 6 बज गए उसे पता ही नहीं चला। अभिमन्यु ने अपना काम जल्दी से पूरा किया और सीधे विला की ओर चल पड़ा। रास्ते में काफी ट्रैफिक था, जिस वजह से अभिमन्यु जब घर पहुंचा तो डिनर का समय हो गया था और इप्शिता वहीं हॉल में बैठी थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो अभिमन्यु के ही आने का इंतजार कर रही हो। जैसे ही अभिमन्यु वहां आया, उसने इप्शिता की तरफ देखते हुए कहा, क्या बात है इप्शिता, आप यहाँ हॉल में क्यों बैठी हैं? इप्शिता ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, वो एक्चुअली हम अपने कमरे में बोर हो रहे थे, इसलिए हम यहाँ आ गए। क्यों, हम यहाँ नहीं आ सकते क्या? अभिमन्यु ने तुरंत उत्तर दिया, अरे नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तो बस यूं ही पूछ रहे थे, आपने डिनर कर लिया? इप्शिता ने सिर हिलाया। अभिमन्यु ने कहा, ठीक है, हम फ्रेश होकर आते हैं, फिर हम साथ में डिनर करेंगे। इप्शिता ने धीरे से हामी भरी और अभिमन्यु सीधे अपने बेडरूम में कपड़े बदलने के लिए चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो एक साधारण टी-शर्ट और जीन्स पहनकर आया। इसे देखकर इप्शिता अभिमन्यु को देखती ही रह गई। अभिमन्यु ने हाफ स्लीव टी-शर्ट पहनी हुई थी, जिससे उसके बाइसेप्स साफ नजर आ रहे थे। ऐसे तो अभिमन्यु हमेशा सूट और फॉर्मल ड्रेस में ही रहता था। अभिमन्यु का ये रूप इप्शिता ने पहली बार देखा था। उसे बस अभी पता चला था कि अभिमन्यु की बॉडी काफी अच्छी है। उसके बाइसेप्स देखकर इप्शिता का मुंह खुला रह गया और वो धीरे से अपने मन में बोली, मिस्टर अभिमन्यु तो कुछ ज्यादा ही हैंडसम है। हमें नहीं पता था कि कोट और पैंट के नीचे इस तरह का एक बॉडी बिल्डर होगा। अभिमन्यु चुपचाप डाइनिंग टेबल के पास आया और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, इप्शिता आइए। इप्शिता अभिमन्यु की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखने लगी। उसकी आवाज सुनकर ही इप्शिता को जैसे होश आया हो और वो सीधे उसके बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। उन दोनों के बैठते ही शांता और उनके साथ 2-3 और घर के नौकर टेबल पर उन दोनों के लिए खाना परोसने लगे। क्रमशः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। इप्शिता अपनी डाइनिंग टेबल पर रखी कुर्सी पर बैठी खाना खा रही थी, पर उसकी निगाह बार बार अभिमन्यु पर जा रही थी। अभिमन्यु ने ये नोटिस कर लिया, मगर उसने इप्शिता से कुछ नहीं पूछा। जब सभी नौकरों ने दोनों की थाली में खाना परोसकर वहां से जाना समाप्त कर दिया, तब अभिमन्यु ने धीमी आवाज में कहा, क्या बात है इप्शिता, आप बार बार हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? नहीं तो हम आपको कहाँ देख रहे हैं? इप्शिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर अपनी नजरें चुराते हुए कहा। अभिमन्यु मुस्कुराते हुए बोला, ओ अच्छा, हमें लगा शायद ये कपड़े हमें सूट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए आप हमें ऐसे देख रही हैं। नहीं नहीं, ये आप पर बहुत सूट कर रहे हैं। इप्शिता ने उसकी बात सुनते ही तुरंत जवाब दिया। इतना कहकर इप्शिता अचानक चुप हो गई। अभिमन्यु ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, सीरियसली? हाँ, वो एक्चुअली हमने आपको पहले जब भी देखा है तो सिर्फ कोट पैंट और शेरवानी में ही देखा है, और आज आपको इन नॉर्मल कपड़ों में देखकर हमें थोड़ा अटपटा लगा। ऐसा लगा ही नहीं जैसे हम। इप्शिता अपनी बात अधूरी छोड़ गई। आपको लगा ही नहीं जैसे हम कोई कुंवर हो, है ना? अभिमन्यु ने उसकी बात पूरी की। इप्शिता हैरानी से अभिमन्यु की ओर देख रही थी। उसने धीरे से ना में अपना सिर हिलाया। अभिमन्यु ने कहा, कुंवर तो हम सिर्फ नाम के हैं, वैसे तो हम भी आप सबकी तरह ही एक सामान्य इंसान हैं। हमें तो समझ में नहीं आता, लोग हमें कुंवर समझकर इतना अलग तरह से क्यों ट्रीट करने लगते हैं। हम भी इंसान हैं यार, हमें भी गर्मी लगती है, नॉर्मल कपड़े पहनने का मन करता है। नहीं, लोग आपको अलग तरह से ट्रीट नहीं करते, बल्कि वो आपकी इज्जत करते हैं, इप्शिता ने अभिमन्यु की बात सुनकर कहा। इतना कहकर इप्शिता चुप हो गई। दोनों चुपचाप खाना खाने लगे और कुछ देर बाद दोनों उठ खड़े हुए। इप्शिता ने अभिमन्यु से कहा, आज ही आप यात्रा करके यहाँ आए थे तो फिर आज आपको आराम करना चाहिए था, आप ऑफिस क्यों चले गए थे? अभिमन्यु ने कहा, थोड़ा जरूरी काम था, और वैसे भी हम बिल्कुल भी थके नहीं थे। एक्चुअली हमें इतना ट्रैवल करने की आदत है, काम से दूसरे शहर आना जाना पड़ता है। इप्शिता अभिमन्यु से कुछ देर बात करती रही, क्योंकि उससे बात करके उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वो दोनों बात ही रहे थे कि अभिमन्यु का मोबाइल फोन बज उठा।
उसने कॉल रिसीव की तो इप्शिता को पता चला कि मासा का फोन आया है और अभिमन्यु उनसे बात करने लगा। अभिमन्यु को अपनी माँ से बात करते देख इप्शिता चुपचाप वहां से उठकर अपने कमरे में चली गई। अभिमन्यु भी थोड़ी देर मासा से बात करने के बाद अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। जब वो अपने कमरे में जा रहा था तो उसे इप्शिता का कमरा दिखा। उसने इप्शिता के कमरे के पास जाकर कहा, एक बार देखूं इप्शिता सोई है या नहीं। धीमी आवाज में इतना कहकर अभिमन्यु इप्शिता के कमरे का दरवाजा खटखटाने ही जा रहा था कि उसे अंदर से इप्शिता के पढ़ने की आवाज सुनाई दी। वो अपने एग्जाम की तैयारी कर रही थी। उसके पढ़ने की आवाज सुनकर अभिमन्यु ने उसे परेशान नहीं किया और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। रात के लगभग 1 बजे इप्शिता ने अपनी किताब बंद की और वो लेटने ही जा रही थी कि अचानक पूरे विला की लाइटें गुल हो गईं। इप्शिता समझ नहीं पाई कि आखिर अचानक से पूरे विला की लाइटें क्यों गुल हो गईं। उसने टेबल पर रखा अपना मोबाइल फोन उठाया और मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन करने ही वाली थी कि एकदम अचानक उसे किसी के तेज चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। ये लाइट को क्या हो गया? जल्दी लाइट ऑन करो, इतना अंधेरा क्यों हो गया है यहाँ? लाइट जलाओ। ये आवाज तो अभिमन्यु की है। इप्शिता ने जैसे ही ये तेज आवाज सुनी वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठते हुए बोली। इप्शिता मोबाइल की फ्लैशलाइट से धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली। तब तक अभिमन्यु अपने कमरे में था। उसने काफी तेज आवाज में चिल्लाते हुए कहा, लाइट ऑन करो, कोई है यहाँ पर? शांता काकी, रघु, विनय, कोई लाइट ऑन करो। अभिमन्यु अंधेरे में काफी घबरा गया और उसने जल्दी जल्दी अपना मोबाइल फोन उठाने के लिए अपना हाथ टेबल पर रखा और टेबल पर रखी सारी चीजें अपने हाथ से गिरा दीं। उन सारी चीजों के साथ ही उसका फोन भी जमीन पर गिर गया। उसके पूरे कमरे में अंधेरा था और अंधेरे के कारण उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अभिमन्यु घबराते हुए बिस्तर से नीचे उतरना चाह रहा था मगर उसे जमीन तक नजर नहीं आ रही थी। वो अपना पैर जमीन पर नहीं रख पाया और तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोला, कोई है? जल्दी आओ, कैंडल्स जलाओ मेरे कमरे में। अभिमन्यु की इतनी तेज आवाज सुनकर इप्शिता जल्दी से उसके कमरे में आई और उसने देखा अभिमन्यु काफी घबरा रहा था। जैसे ही उसने फ्लैशलाइट उसके कमरे में की, अभिमन्यु दरवाजे की ओर देखने लगा जहां से रोशनी अंदर आ रही थी। इप्शिता दौड़ते हुए उसके पास आकर बोली, क्या हुआ अभिमन्यु, आप ठीक है ना? आप इतनी तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? इतना बोलकर इप्शिता अभिमन्यु के बिस्तर के पास गई। अभिमन्यु ने जल्दी से इप्शिता का एक हाथ पकड़ते हुए कहा, यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? इप्शिता ने फ्लैश वैसे ही ऑन करके वहां बिस्तर पर रख दिया और वो अभिमन्यु के बगल में बैठते हुए बोली, आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? सिर्फ लाइट ही तो गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी, शांत हो जाइए। अभिमन्यु इप्शिता की बात सुन नहीं रहा था और उसी तरह से चिल्लाता जा रहा था, शांता काकी, जल्दी से लाइट जलाइए। इप्शिता ने अभिमन्यु की पीठ पर हाथ फेरकर उसे शांत करवाते हुए कहा, अभिमन्यु प्लीज शांत हो जाइए, कुछ नहीं होगा, सिर्फ लाइट ही तो गई है, आप इतने घबरा क्यों रहे हैं? आराम से रहिए। अभिमन्यु ने इप्शिता का हाथ अपनी पूरी ताकत से पकड़ रखा था। इप्शिता ने फ्लैश ऑन करके मोबाइल वहीं बिस्तर पर रख दिया था जिससे सामने लगे शीशे में उस फ्लैशलाइट की रोशनी पड़ रही थी और अभिमन्यु को इप्शिता का चेहरा साफ नजर आ रहा था। इप्शिता ने जब उसे इस तरह चिल्लाते हुए देखा तो अभिमन्यु को चुप कराने के लिए थोड़ा डांटते हुए सख्त लहजे में बोली, अभिमन्यु हमारी तरफ देखिए और शांत हो जाइए, हमने कहा ना कुछ नहीं हुआ है। इप्शिता ने जब ये बात थोड़ी तेज आवाज में कही तो अभिमन्यु थोड़ा शांत हुआ और बहुत ही मासूमियत से इप्शिता के चेहरे की तरफ देखने लगा। इप्शिता जो अभिमन्यु को शांत कर रही थी उसने अभिमन्यु के चेहरे की तरफ देखा। उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसे शांत करवाते हुए उसने भी अभिमन्यु का हाथ पकड़ लिया। इप्शिता का चेहरा देखकर अभिमन्यु जो अभी तक चिल्ला रहा था वो थोड़ा शांत हो गया। इप्शिता ने टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स की ओर हाथ बढ़ाया और उसमें से टिश्यू पेपर निकालकर अभिमन्यु के माथे पर आए पसीने को पोंछते हुए बोली, इतना क्यों चिल्ला रहे हैं आप? अभिमन्यु, आपको अंधेरे से डर लगता है क्या? जैसे ही अभिमन्यु ने इप्शिता की ये बात सुनी, इससे पहले कि वो कोई जवाब दे पाता, विला की लाइट वापस आ गई और उसके पूरे कमरे में भी तेज रोशनी हो गई। कमरे में रोशनी होते ही अभिमन्यु ने इप्शिता की ओर देखकर गहरी सांस ली। वो देख रहा था कि इप्शिता किस तरह उसके चेहरे पर आए पसीने को पोंछ रही है और वो बिना कुछ बोले बस उसकी आंखों में आंखें डालकर देख रहा था। इप्शिता ने अभिमन्यु के चेहरे पर आए पसीने को पूरी तरह से पोंछ दिया और वो भी अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। अभिमन्यु उसकी बात और उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा था, इसलिए इप्शिता ने उसे शांत रहने के लिए थोड़ा समय दिया। उसने और कोई सवाल नहीं पूछा।
अभिमन्यु अभी भी इप्सिता को एकटक देख रहा था और खुद को शांत रखने के लिए गहरी गहरी सांस ले रहा था। इप्सिता बिल्कुल चुप हो गई और जब अभिमन्यु ने अपनी नजर अपने हाथ पर डाली तो उसने देखा कि उसने इप्सिता का हाथ पूरी ताकत से पकड़ रखा था और इप्सिता ने भी उसका हाथ पकड़ा हुआ था और वो उसे सहज करने के लिए अपने हाथों से उसके हाथ पर हल्के हल्के हाथ फेर रही थी, जिसे देखकर अभिमन्यु थोड़ा सा इप्सिता की ओर आकर्षित होने लगा, क्योंकि शायद पहली बार ही किसी ने उसे इस तरह से शांत किया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले, लेकिन इप्सिता के करीब रहने पर उसे सच में अपनी घबराहट कम होती महसूस हुई थी और तभी उसका चिल्लाना भी बंद हुआ था। कमरे की लाइट वापस आने के कुछ देर बाद शांता भागते हुए उसके कमरे में आई और उसने वहां आते ही पूछा, कुंवर सा, आप ठीक है ना? जैसे ही शांता वहां आई, उसे देखकर अभिमन्यु ने तुरंत इप्सिता का हाथ छोड़ दिया और इप्सिता भी अपना हाथ पीछे करते हुए बिस्तर से उठकर खड़ी हो गई। इप्सिता के पीछे होते ही अभिमन्यु अचानक गुस्से से बिल्कुल सीरियस होते हुए बोला, शांता काकी, हमारे साथ नीचे चलिए। अभिमन्यु को इतने गुस्से में देखकर इप्सिता को कुछ भी समझ नहीं आया। उसने अपने मन में कहा, ये अभिमन्यु को क्या हो गया है? अचानक ही वो इस तरह से बर्ताव क्यों कर रहा है? इप्सिता ने अपने आप से सवाल किया और अभिमन्यु बहुत ही तेज कदमों से चलते हुए अपने कमरे से बाहर निकल गया और शांता काकी भी लगभग भागते हुए उसके पीछे गई। उन दोनों के कमरे से चले जाने के बाद इप्सिता ने एक नज़र इधर-उधर देखा और फिर उसने बिस्तर पर रखा हुआ अपना मोबाइल फ़ोन उठाया, उसकी फ्लैशलाइट बंद की और वो भी अभिमन्यु के पीछे पीछे उसके कमरे से बाहर निकल गई। क्रमशः